कभी कभी कुछ सवाल इतिहास के तहों से उठते हैं और फिर सत्ता के गलियारों में गूंजने लगते हैं। ऐसा ही एक सवाल है जातिगत जनगणना का, जिसे दशकों तक अनसुना किया गया। और जब राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया तो देश की राजनीति करवट लेने लगी। 2023 का साल था जब राहुल गांधी ने संसद में एक वाक्य कहा था, हम यहीं से जातिगत जनगणना पास करवा कर दिखाएंगे। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस मांग से देश का सियासी नक्शा ही हिल जाएगा। भारत में आखिरी बार जातियों की गिनती 1931 में हुई थी। तब से आज तक दलितों और आदिवासियों की गिनती तो होती रही, लेकिन ओबीसी और ईबीसी की संख्या देश के सामने कभी नहीं आई। ये जानते हुए भी कि देश की आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आती है, सत्ता ने चुप्पी साधी रखी। पर राहुल गांधी ने ये चुप्पी तोड़ी। सड़क से लेकर संसद तक जातिगत जनगणना राहुल गांधी का वह मिशन बन गई जिसमें उन्होंने बार बार कहा, जब तक गिनती नहीं होगी हिस्सेदारी की बात बेमानी है। उन्होंने पूछा, अगर असली आंकड़ों से डर नहीं लगता तो फिर गिनती क्यों नहीं कराते। और शायद इसी सवाल ने बीजेपी को सकते में डाल दिया। आदाब, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आज जानेंगे जातिगत जनगणना की पूरी कहानी को, समझेंगे अब तक जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार आखिर इसके लिए कैसे और क्यों राजी हो गई। बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा है, यह कहानी कुछ और ही है। बिहार चुनाव में इसका फायदा राहुल गांधी को मिलेगा या फिर सारा क्रेडिट जदयू ही ले जाएगा। तमाम पहलुओं को अच्छे से समझेंगे, मगर पहले जातिगत जनगणना के बारे में कुछ जान लीजिए। साल 1872 पहली बार था जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जनगणना की शुरुआत की गई। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत सरकार ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जुड़े लोगों के नाम दर्ज किए। तब से लेकर भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले में जुड़े मामलों को दोहराया कि कानून के जरिए भी जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। हालात तब बदले जब 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने राजनीति की ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश को 1990 में ही जाकर लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य वर्ग के छात्रों में उग्र विरोध प्रदर्शन किए। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखिरकार साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई तो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। करीब एक दशक बाद पिछले करीब 2 साल से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाना शुरू किया और इस शिद्दत से उठाया कि वह सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं से आगे निकल गए और जातीय जनगणना का मुद्दा मुख्य रूप से उनका मुद्दा बन गया। बिहार में जब नीतीश कुमार कांग्रेस और राजद के साथ सरकार में थे तो उन्होंने पहली बार बिहार में जातिगत जनगणना को न सिर्फ लागू किया, बल्कि देश भर में जातीय जनगणना कराने के लिए एक टीम के साथ पीएम मोदी से भी मिले थे। तब पीएम मोदी ने जातीय जनगणना की मांग को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जब जातीय सर्वे कराया तो उसे बीजेपी ने साफ तौर पर विभाजनकारी राजनीति कहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा, जातिगत जनगणना का हमारा कोई इरादा नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसे समाज को बांटने वाला बताया। तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। लेकिन फिर अचानक वही सरकार कहती है कि अब वो जातिगत जनगणना
कराने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा। यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में थे, वहां पार्टी को नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर पिछड़ा, दलित, आदिवासी की आवाज को बुलंद किया। राहुल ने देश भर में संविधान बचाओ सम्मेलन किए, लोगों को बताया कि जब तक जाति नहीं गिनी जाएगी तब तक उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। इस दबाव ने सत्ता की सोच को बदलना शुरू किया। बीजेपी को एहसास हुआ कि उसे जिन ओबीसी समुदाय ने सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्हीं की संख्या बताने से वो कतरा रही है। लेकिन जनता अब पूछने लगी थी, हम कितने हैं? और इससे बड़ा लोकतांत्रिक सवाल भला क्या हो सकता है आज जब केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने को तैयार है तो श्रेय की होड़ मची है। भाजपा कहती है कि हमने ये फैसला किया है, नीतीश कुमार कहते हैं हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन जनता जानती है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिंदा रखा है। उन्होंने इसे न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बना दिया। सियासत के वो दिग्गज जो कभी जाति की बात करने से कतराते थे, आज इसी मुद्दे पर भाषण देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना से आगे की बात शुरू कर दी है। उन्होंने आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म करने की बात की है, यानी बात अब गिनती से हिस्सेदारी तक पहुंची है। अब असली सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? शायद सीधे नहीं, लेकिन याद रखिए 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाले वीपी सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन उस लहर में लालू यादव, मुलायम सिंह जैसे नेता स्थापित राजनीति के हिस्सा बन गए। वैसे ही आज अगर जातीय जनगणना को मंडल 2 कहा जा रहा है तो उसका बीज राहुल गांधी बो चुके हैं। राजनीति में बहुत कम मौके आते हैं जब कोई नेता बहस का विषय तय कर देता है। जातीय जनगणना उसी बहस का नाम है और राहुल गांधी उस बहस के सूत्रधार हैं। अब आगे क्या होगा ये तय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा। गिनती के आंकड़े सत्ता को बदलेंगे या सत्ता आंकड़ों को संभाल लेगी? ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, यानी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।